हेलो एवरीवन, आज है 31 अगस्त और ये है हमारा आज का द हिंदू एडिटोरियल सेक्शन, जिसमें कि हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ मैट्रिक्स के बारे में। एक तरफ हमें कुछ पॉजिटिव दिख रहा है और दूसरी तरफ कुछ चैलेंजेस। 2024-25 की पहले क्वार्टर में भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7% रहा, जो पिछले 5 क्वार्टर्स में सबसे कम था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस क्वार्टर के लिए अपने फोरकास्ट को 7.2% से 7.1 तक रिवाइज किया है, जो हमें बताता है कि इकोनॉमिक मोमेंटम थोड़ा स्लो डाउन है। ग्रॉस वैल्यू एडेड का ग्रोथ 6.8% था, लेकिन जीडीपी से ये फिगर थोड़ा डिफरेंट है। ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ बेस अफेक्ट्स और स्ट्रक्चरल इश्यूज इसमें मेन रोल प्ले कर रहे हैं। आइए उन्हें समझते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर मॉनसून का है, जहां मॉनसून के आने से फॉर्म आउटपुट मतलब कि एग्रीकल्चरल आउटपुट पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन इसके अलावा पैटर्न अनइवन रहा है, जो कुछ रीजन्स में एग्रीकल्चरल आउटपुट पे असर कर सकता है। अगर सितंबर में नॉर्मल या अबव नॉर्मल रेनफॉल होती है तो स्टैंडिंग खरीफ क्रॉप्स पे इम्पैक्ट हो सकता है। प्राइवेट कंजम्पशन में 7.4% का बाउंस बैक देखा गया, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन के ईजिंग की वजह से हुआ है, लेकिन फूड प्राइसेस अभी भी एलिवेटेड हैं और ये इन्फ्लेशन का एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। आरबीआई के लिए ये सिचुएशन मॉनिटर करना क्रिटिकल है। अभी के लिए आरबीआई के इंडिपेंडेंट पॉलिसी मेकर्स ने 1% जीडीपी ग्रोथ लॉस की बात की है अगर इंटरेस्ट रेट्स कट किए जाते हैं। इंडिया की ग्रोथ इस साल 6.5% रह सकती है, लेकिन 2025-26 तक ये और स्लिप कर सकती है 6.5% या उससे नीचे भी जा सकती है अगर सब्सटैंशियल रिफॉर्म नहीं किए गए तो। ये स्लो डाउन का एक और रीजन है जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन। ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट चलने से डिमांड में कमी आती है, जिससे कि इंडिया के एक्सपोर्ट में कमी आती है और इससे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में भी कमी आती है। तो आगे का रास्ता क्या है? एक्सपोर्ट्स का कहना है कि फिस्कल कंसोलिडेशन पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को अपने स्पेंडिंग गोल्स को ढंग से मैनेज करना होगा और पब्लिक में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा। एक चीज और, कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार गवर्नमेंट ने 17% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ किया था, लेकिन अभी तक ये फंड रिलीज नहीं हुआ है ड्यू टू द इलेक्शन थिंग्स। ठीक है, तो अभी रिकमेंडेशन कहती है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाना होगा और टाइमली देना होगा। रिफॉर्म्स की स्पीड बढ़ानी होगी, स्पेशली जुडिशियल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की, जो इकोनॉमी की एफिशिएंसी को एनहांस कर सकते हैं। अभी रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं? फिस्कल मैनेजमेंट, सरकार को अपने खर्चे और अर्निंग्स में बैलेंस करना करना होगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से लॉन्ग टर्म ग्रोथ को फोस्टर करना होगा। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। मॉनसून पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। जुडिशियल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स को दूर करने के लिए इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना या पिक्चर में लाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हेटफुल एंड बेलफुल। ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है, जो है असम के चीफ मिनिस्टर के कम्युनल रिमार्क्स के बारे में। ये रिमार्क्स ना सिर्फ सेंसिटिव कम्युनिटीज के लिए हार्मफुल हैं, बल्कि पूरे देश के सेक्युलर फैब्रिक के लिए भी एक बड़ा डेंजर बन सकता है। हेट स्पीच जो इलेक्टेड अथॉरिटीज द्वारा दिया गया, इसका असर ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार अपने कम्युनल रिमार्क्स के लिए न्यूज में हैं। उन्होंने रिसेंटली मिया मुस्लिम को टारगेट करते हुए कहा है कि उनको अपर असम जाने नहीं देंगे। ये रिमार्क्स जो एक सेंसिटिव टॉपिक पर दिए गए हैं, एक पुरानी डिबेट को फिर से इग्नाइट करने के लिए किए गए हैं। 2024 के इलेक्शन के दौरान सीएम शर्मा ने मुस्लिम के खिलाफ हेट स्पीच दी थी। उन्होंने अपनी स्पीच में ओपनली कहा था कि उन्हें कम्युनल टारगेटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये उन्होंने फिर से दोहराया।
असम जहाँ पहले से ही एथनिक वायलेंस, कम्युनल क्लैशेस का एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा वहाँ पे ये इशू है, वहाँ इस तरीके की हेट स्पीच से हालत और भी बिगड़ सकती है। असम की हिस्ट्री में हमने देखा है कि कैसे एंटी माइग्रेंट इमिग्रेंट एजिटेशंस के और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल बनाया है। ऐसे ही सीएम का ये कम्युनल स्टैंस लेना स्टेट को एक नई क्राइसिस की तरफ ढकेल सकता है। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम के अगेंस्ट हेट स्पीच का असर क्या रहा। जब हेट स्पीच एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करती है तो उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है। आसाम में भी ऐसे स्टेटमेंट के बाद कम्युनलिज्म और डीप रूटेड हो सकता है। यूनियन गवर्नमेंट और बीजेपी लीडरशिप ने अभी तक सीएम शर्मा जी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया है, जो अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। हिस्ट्री ने एविडेंट किया है कि हेट स्पीच का असर कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है और इसी वजह से जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्टेप ले। वे फॉरवर्ड, स्ट्रिक्ट एक्शन, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए हेट स्पीच और ऐसे कम्युनल स्टेंस के खिलाफ। रिकंसिलिएशन एफर्ट्स, असम जैसे सेंसिटिव रीजन में कम्युनल हार्मनी बनाए रखने के लिए रिकंसिलिएशन एफर्ट्स को प्रमोट करना होगा। पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना होगा कि ऐसे स्पीचेस के क्या डेंजर्स हैं और कैसे ये हमारे सोशल फैब्रिक को वीकन कर सकते हैं। हेट स्पीच का इम्पैक्ट सिर्फ एक कम्युनिटी तक सीमित नहीं होता बल्कि पूरे देश के लिए हार्मफुल होता है। ये पूरे देश की फाउंडेशन को हिलाने की ताकत रखता है। तो आइए अब हेट स्पीच के बारे में समझ लेते हैं। हेट स्पीच का मतलब है किसी ऐसी बातें या व्यवहार जो किसी व्यक्ति या ग्रुप के खिलाफ नफरत या वायलेंस, हिंसा को बढ़ावा दे। इंडिया के आईपीसी के सेक्शन 153 ए, 153 बी, 295 ए और 505 हेट स्पीच के खिलाफ कानूनी गवाही की गाइडलाइंस देते हैं। कानूनी कार्यवाही की गाइडलाइंस देते हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है? इंटरनेशनल लेवल पर भी हेट स्पीच के अगेंस्ट रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जैसे आर्टिकल 20 ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स तो रिलीजियस या रेशियल हेटर्स को या नफरत को फैलाने पर रोक लगाता है। हेट स्पीच के कारण क्या है? पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पॉलिटिक्स में हेट स्पीच का यूज काफी होता है, खासकर इलेक्शंस के टाइम पर, जहां लीडर्स अपने सपोर्ट बेस को मजबूत करने के लिए एक ऐसी लैंग्वेज का यूज करते हैं कि एक मतलब पर्टिकुलर एक वोट बैंक उनके पक्ष में हो जाए। सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है, असमानता है या बेरोजगारी है, वो भी हेट स्पीच के कारण बन सकती है। जब लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो पॉलिटिशियंस उनकी नाराजगी को किसी स्पेसिफिक ग्रुप के अगेंस्ट चैनलाइज कर देते हैं कि इसके कारण ऐसा हो रहा है। कल्चरल और रिलीजियस डिफरेंस, भारत जैसे डाइवर्स देश में कल्चर और रिलीजियस डिफरेंस हेट स्पीच का टारगेट बन जाते हैं, जहां हिस्टोरिकल टेंशंस और कम्युनल डिफरेंसेस को हेट स्पीच के थ्रू फिर से जगाया जाता है। लेकिन इसका ले मतलब मेन इसका रीजन यही होता है कि पॉलिटिक्स ही होता है हेट स्पीच का मेन रीजन। एकदम रूट यही है इसका, बाकी सब तो छोटे छोटे रीजन है। ठीक है। अब हेट स्पीच का इम्पैक्ट क्या होता है? सोशल इम्पैक्ट सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है ये, क्योंकि पूरी सोसाइटी की फाउंडेशन को हिलाकर रख देता है हेट स्पीच। कम्युनल वायलेंस बढ़ सकती है, जैसा कि 2020 दिल्ली राइट्स में देखा गया था। सोशल कोहेशन टूट जाता है। जब सोसाइटी में हेट स्पीच ज्यादा होने लगती है तो लोग एक दूसरे पर से ट्रस्ट खोना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होता है? डेमोक्रेटिक वैल्यूज वीक हो जाती हैं, इक्वालिटी, यूनिटी, इन सबको कमजोर बना दिया जाता है। इलेक्टोरेट का पोलराइजेशन हो जाता है। हेट स्पीच से वोटर्स अपनी आइडेंटिटी बेसिस पर डिवाइड हो जाते हैं, जो कि पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वाइज अच्छा नहीं है, एक पर्टिकुलर पार्टी या एक आइडियोलॉजी के लिए तो अच्छा ही है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का नुकसान हो जाता है। जहां हेट स्पीच या उससे जुड़ी वायलेंस होती है वहां की इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इन्वेस्टर्स ऐसे एरियाज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। टूरिज्म भी गिर जाता है, जिन जगहों पर कम्युनल टेंशन ज्यादा होती है वहां पर टूरिज्म भी नेगेटिवली अफेक्ट हो जाता है।
लीगल और इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट भी होता है। जुडिशियल ओवरलोड हो जाती है क्योंकि बहुत सारे केसेस दर्ज होने लगते हैं। लोगों में नफरत फैल रही है तो आपस में वायलेंस भी होगा, राइट्स भी होंगे तो जुडिशरी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लॉ एनफोर्समेंट में चैलेंजेस आ जाते हैं क्योंकि लोग कोऑपरेट करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, स्पेशली इस डिजिटल एज में जहां सोशल मीडिया पर हेट स्पीच का फास्ट स्प्रेड होता है। अब मूव करते हैं इस न्यूज पर। ये न्यूज है कैटेगराइजेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। ये इसको समझते हैं। कैटेगराइजेशन मतलब कि लोगों, जगहों, समय और इवेंट्स और ह्यूमन एक्टिविटीज को अलग अलग कैटेगरीज में बांटना गवर्नेंस और पॉलिटिक्स का एक बेस है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ये कैसे कैटेगराइजेशन समझ और राजनीति को इम्पैक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर बात की गई है विनेश फोगाट केस की, जब 2024 के पेरिस ओलंपिक में इंडियन रेसलर विनेश फोगाट को सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा वेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि कैटेगरी कितनी रिजिड हो सकती है। खुद विनेश ने भी इस डिसीजन पर क्वेश्चन नहीं किया। एग्जाम्पल 2 में दिखाया गया इमेन खलीफ केस, जहां पे कि अल्जीरियन बॉक्सर इमेन खलीफ जिसने अपने वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता, उसकी जेंडर को लेकर सवाल उठाया गया। 2023 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने उन्हें जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट फेल होने के बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया और पेरिस ओलंपिक में भी उनके जेंडर को लेकर कंट्रोवर्सीज बनी रही, जबकि उनके पासपोर्ट पर फीमेल मेंशन्ड है तब भी। अब ये कैटेगराइज का फ्लक्चुएशन और चैलेंजेस है क्या? फ्लूइडिटी ऑफ कैटेगरीज हिस्ट्री में हमेशा से कैटेगरीज को लेकर चैलेंज रहा है, जैसे कौन सिटीजन है, कौन एलियन है, कौन सी वायलेंस क्राइम है, कौन सी ऑनरेबल है। ऐसे क्वेश्चन से हमेशा ही कन्फ्लिक्ट और वॉर्स को जन्म दिया है। आज भी जैसे कमल हैरिस की एथनिसिटी को लेकर डिबेट होती है या एससी एसटी कम्युनिटीज को सब ग्रुप्स में बांटने की बात होती है, कैटेगरीज का फ्लूइडिटी एक बड़ा गवर्नेंस चैलेंज है। इंडिविजुअलिज्म का राइज मॉडर्निटी ने इंडिविजुअलिज्म का एक हायर लेवल और सोशल इवोल्यूशन माना है। कम्युनिटीज जो इंडिविजुअल को सोशल नॉर्म्स, फेथ और ट्रेडिशन से जोड़ती हैं, उन्हें रिग्रेसिव माना गया है। मॉडर्न सेक्युलर कम्युनिटीज का बेस ऑटोमाइज्ड इंडिविजुअल पर होता है, जहां पर पर्सन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट होता है। जेंडर और सेक्स कैटेगरीज का डिबेट ट्रेडिशनली सेक्स कैटेगरीज मेल और फीमेल को सभी रिलीजन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और साइंस में एक कॉमन ग्राउंड माना गया था, लेकिन आज के समय में ये आइडिया चैलेंज हो रहा है। वेस्टर्न क्रिएशनिस्ट जैसे रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं कि नेचुरल वर्ल्ड फ्लूइड है, लेकिन सेक्स एक एक्सेप्शन है। आज के दौर में सेक्स के बायोलॉजिकल फैक्ट्स की बजाय एक चॉइस के रूप में देखा जा रहा है, जैसे कि जेंडर को चेंज करवा लेना। न्यू आइडियाज ऑफ चॉइस आज के दौर में सेक्स और जेंडर के बीच का फर्क काफी ब्लर हो गया है। कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसर्च के मुताबिक सेक्स बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट पर बेस्ड है, जबकि जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, बिहेवियर और आइडेंटिटीज पर। जेंडर को अब एक कॉन्टिनम माना जा रहा है जो टाइम के साथ बदल सकता है। इसका इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी पर? ये डिबेट सोशल और पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन को मेजर ट्रिगर बन गया है, खासकर वेस्ट में। आज लोग समझ में अपनी पहचान को लेकर ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो रहे हैं। इंडिविजुअलिज्म जो एक टाइम पर यूनिटी और स्ट्रेंथन का सोर्स था, अब अपने ही अगेंस्ट काम कर रहा है। पॉलिटिकल डिस्फोरिया जेंडर और सेक्स ट्रांजिशन के डिबेट से पॉलिटिक्स में भी काफी डिसोनेंस पैदा हो रहा है। लिबरलिज्म के नाम पर सभी आइडियाज को टॉलरेट करना पड़ता है, चाहे वो कितने ही इलिबरल क्यों ना हो। इससे लिबरलिज्म अपने आप को अंडरमाइन करता है। साइंस और टेक्नोलॉजी का रोल साइंस और टेक्नोलॉजी ने ह्यूमैनिटी को ये पावर दी है कि वो हर इंडिविजुअल को डिजिटली प्रोफाइल और लेबल कर सके, लेकिन साथ ही इंडिविजुअल्स अपने कैटेगरीज को चैलेंज करते हुए बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं। ये ट्रेंड जेंडर और सेक्स कैटेगरीज के साथ भी हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉडी
आज के समय में मेडिकल इंटरवेंशन रिस्टोरेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटरी बन गए हैं। इसका मतलब ये है कि बॉडी का जो नॉर्मेटिव फॉर्म है वो भी लॉस हो रहा है। जेंडर और सेक्स अब माइंड की फ्लूइडिटी के साथ चलने लगे हैं, जिससे एक नई रियलिटी क्रिएट हो रही है। कैटेगराइजेशन जो हमेशा से गवर्नेंस और पॉलिटिक्स का एक एसेंशियल पार्ट रहा है, अब अपने ट्रेडिशनल मीनिंग और फंक्शंस को लूज कर रहा है। ये एक पोस्ट ट्रूथ और पोस्ट इंडिविजुअलिज्म का ईरा है। यहाँ इंडिविजुअल अपनी पहचान को लेकर नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। ये समाज और पॉलिटिक्स दोनों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अब बात करते हैं अ गेम प्लान फॉर इंडिया सक्सेस एज 2036 ओलंपिक होस्ट। क्या भारत 2036 में ओलंपिक होस्ट करने का सपना पूरा कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में अनाउंस किया था कि भारत का सपना 2036 में ओलंपिक को होस्ट करना। ये अनाउंसमेंट जहां एक तरफ बहुत ही डेयरिंग है, वहां दूसरी तरफ ये सवाल भी उठा रही है कि क्या ये पॉसिबल है। तो आइए समझते हैं इसके क्या चैलेंजेस हैं। ओलंपिक होस्ट करने का सपना कितना चैलेंजिंग है। चैलेंजेस, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ओलंपिक्स होस्ट करना एक मैराथन एफर्ट है। पेरिस 2024 ओलंपिक की बात करें तो वहां 329 मेडल इवेंट्स 32 स्पोर्ट्स में हुए हैं, जो दुनिया के बेस्ट एथलीट्स को एक स्टेज पर लेकर आए। इसके साथ ही लाखों और टूरिस्ट भी ओलंपिक्स देखने आए। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से लेकर इवेंट ऑर्गेनाइज करने तक सब कुछ बहुत डिमांडिंग होता है। पर इंडिया की सिचुएशन क्या है? भारत ने आज तक कभी ओलंपिक्स होस्ट नहीं किया है। हमारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है और वर्ल्ड क्लास ट्रैक और फील्ड फैसिलिटीज की भी कमी है। बिडिंग प्रोसेस, 2019 के बाद ओलंपिक होस्ट करने के लिए बिडिंग प्रोसेस में कई चेंजेस किए गए हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2016 रियो और 2020 टोक्यो गेम्स में करप्शन के एलिगेशंस के बाद सिलेक्शन प्रोसेस को रिवैम्प किया है। अब सिटीज कॉन्फिडेंशियल एक्सचेंज में फ्यूचर होस्ट कमीशन के साथ डिस्कस करते हैं, जिसमें फिजिबिलिटी, एनवायरमेंटल कंसर्न और ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स जैसे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, भारत की ओलंपिक प्रिपरेशन। भारत ने अपनी ओलंपिक एम्बिशन की शुरुआत 2010 से की थी, जब न्यू दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किया। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स एसोसिएशन में रिफॉर्म्स लाए, जैसे नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड। 2017 में खेलो इंडिया स्कीम लॉन्च की गई, जिसमें स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना और टैलेंट डेवलप करना शामिल था। खेलो इंडिया स्कीम के अंदर 9 से 18 साल के टैलेंटेड एथलीट को डेवलप किया जाता है। इस स्कीम के एथलीट्स ने पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट भी किया है, जो इस प्रोग्राम की सक्सेस को दिखाता है। अभी स्टेट्स का रोल और इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेट सब्जेक्ट, स्पोर्ट्स एक स्टेट सब्जेक्ट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के स्टेट लिस्ट में शामिल है। तमिलनाडु इस फील्ड में आगे है। चेन्नई के पास ग्लोबल सपोर्ट सिटी बनाने का प्लान है, जिसमें मल्टीपर्पज स्टेडियम, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर जैसी फैसिलिटी शामिल होंगे। अदर स्टेट्स, तमिलनाडु के अलावा दिल्ली और उड़ीसा भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उड़ीसा हॉकी मैंस वर्ल्ड कप 2003 होस्ट करके अपनी वर्ल्ड क्लास सपोर्टिंग फैसिलिटीज को शोकेस किया है। ये स्टेट्स भारत की ओलंपिक बिड को कोस्ट इफेक्टिव और इको फ्रेंडली बना सकते हैं। प्लानिंग अहेड ऑफ 2036, कोलैबोरेटिव अप्रोच। 2036 ओलंपिक होस्ट करने के लिए भारत को सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर आना होगा। पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर काम करना होगा। लीडरशिप यूनियन गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल से आनी चाहिए। स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, उड़ीसा की एक्सपर्टीज का यूज करके एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल बनाया जाना चाहिए। फाइनल थॉट, 2036 ओलंपिक्स होस्ट करना भारत के लिए एक बड़ा सपना है, लेकिन अगर हम सभी मिलकर काम करें और अपने रिसोर्सेज को स्मार्टली यूज करें तो ही ये सच हो सकता है।